हरियाणा में जीत की उम्मीद में बैठी कांग्रेस को हार का ऐसा झटका लगा है कि वो खुद समझ नहीं पा रही कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पार्टी में वैसे तो मंथन शुरू हो गया है, हार के कारण दिखने भी लगे हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करने में लगता है हाईकमान को ज्यादा मुश्किल हो रही है। कांग्रेस की हार केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, इसका असर आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। जहां महाराष्ट्र में कुछ हफ्तों में चुनाव की घोषणा है, फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, झारखंड विधानसभा चुनाव होने। कांग्रेस के लिए चैलेंज ऐसे में और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी से निपटने के लिए कुछ कर रही है या फिर अपने के खेल में कांग्रेस फेल होती दिख रही है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ चर्चा में कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। उनसे परिचय कराऊं उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में जबरदस्त हलचल मची हुई है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को हरियाणा में बम्पर जीत की उम्मीद थी। ऐसे में वो चुनाव कैसे हार गई, इसे लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। चुनाव के दौरान पार्टी में गुटबाजी साफ नजर आ रही थी। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुट अपनी अपनी ताल ठोक रहे थे। चुनाव नतीजों से पहले ही हर कोई सीएम की रेस में आ गया था। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। ये भी एक ऐसा मसला है जिस पर कांग्रेस के अंदर और बाहर भी दुविधा बनी हुई है। पहले पार्टी ने रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ वो हुड्डा से ईवीएम में गड़बड़ी के सबूत मांग रही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे। देखिए, इन 20 सीटों पे जानबूझ के हराया गया है, अंतर भी बहुत कम है और जिस तरह शुरू में जीत रहे थे बाद में स्लो करके रिजल्ट आए तो वो एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। चुनाव निष्पक्ष होने ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखने भी चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हुआ और इसके लिए आवश्यक है कि उनकी दोबारा मतगणना करा दी जाए। राहुल गांधी कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी को समझ रहे हैं। उनका कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीत सकती थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने अपना स्वार्थ ऊपर रखा, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के दूसरे नेता भी मान रहे हैं कि पार्टी को गुटबाजी से नुकसान हुआ है। एक होता है हम अपने हित के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के हित के लिए, अपने समर्थकों के हित के लिए लड़ें, उनके लिए जगह लें, उनको टिकट दें। लेकिन एक होता है कि जब हमारे हित अपने लोगों की लड़ाई में हम ऐसे लोगों को टिकट देने लगे जो शायद डिजर्व नहीं करते या जीत नहीं सकते, ऐसे चेहरों को सामने लाए जिनका जनता में बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता ना हो, ऐसी चीज़ों को बार बार कहने लगे कि जिसमें बाकी लोग पूरे के पूरे चुनाव में ना जुड़ पाएँ, अलग हो जाएं, तो फिर पार्टी को नुकसान होता है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई है? ऐसा क्यों है कि जिन राज्यों में कांग्रेस थोड़ी भी मजबूत दिखती है, वहां का स्थानीय नेतृत्व आला कमान के कंट्रोल से बाहर क्यों हो जाता है? हरियाणा से पहले राजस्थान और एमपी में भी ये नज़ारा दिख चुका है। आने वाले महीनों में महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस का यहाँ क्या असर दिखेगा और क्या अब सहयोगी दल कांग्रेस पर हावी हो जाएंगे? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। हरियाणा में हार हुई, ठीक है, हार हो गई, लेकिन चूंकि इस हार को आप यहीं तक नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं उस चुनाव पर इस हार का असर पड़ने वाला है। इसलिए जानना बेहद ज़रूरी है कि इससे निपटने के लिए, इस असर को कम करने के लिए कांग्रेस को क्या कुछ करना चाहिए, कांग्रेस के पास विकल्प क्या है, और इसलिए जड़ में ये जानना जरूरी है कि आखिर यह हार हुई तो क्यों हुई। हमारे साथ 3 खास मेहमान अब तक जुड़ चुके हैं इस शो में। प्रेम कुमार, अभिज्ञान प्रकाश, विजय त्रिवेदी, जो तीनों जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। आगे चलकर शो में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी। इनसे बाद में आपके सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी शायद हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आऊँ कि रिजल्ट के बाद
कई दौर की बैठकें हो गई हैं, यहाँ तक कि पार्टी आलाकमान के साथ बैठकें हो गई हैं। हम लोगों ने भी अलग अलग तरीके से इसके विश्लेषण किए। अब तस्वीर काफ़ी हद तक साफ दिख रही है कि हार क्यों हुई, क्यों? जी लक्ष्मण जी, देखिए राहुल गांधी ने जो एक बात कही, राहुल गांधी ने जो एक बात कही कि निजी स्वार्थ को ऊपर रखा गया, इतना ही कही। उसके आगे उन्होंने ये पंक्ति नहीं कही है कि इस वजह से हार हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया में इस तरह से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कही कि इस वजह से हार हुई। वो कह रहे हैं निजी स्वार्थ को पार्टी के नेताओं ने आगे रखा। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन हार हुई क्यों, इस पर तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस ने बनाई है और बहुत सारे विस्मयकारी फैक्टर हैं जो इस चुनाव के परिणाम पर सवाल उठाते हैं। और विस्मयकारी फैक्टर्स में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी जब अपने सबसे स्वर्णिम युग में कहिए 2014 में जब मोदी हो रहा था, उस समय भी बीजेपी को 43 सीट्स ही आई थी, 48 आज की तरह नहीं आई थी। उसके बाद लगातार बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती रही, उन्होंने मुख्यमंत्री तक बदले, फिर भी जो रिजल्ट है 48 ये चौंकाने वाले हैं। वोट परसेंट के मामले में भी देखें तो कांग्रेस को 11% वोट ज्यादा मिलना ये कहीं से भी मतलब उसी आंधी और तूफान और सुनामी का ही संकेत था कि कांग्रेस को 11% वोट ज्यादा मिले, बीजेपी को भी 3% ज्यादा मिले और थोड़ी मामूली बढ़त बीजेपी को रही। लेकिन बीजेपी की सीटें बढ़ी और इसके अलावा कांग्रेस की सीटें उस अनुपात में नहीं बढ़ी। ये भी एक प्रश्न है। और इसके अलावा और ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं, अभी लाए नहीं जा रहे, धीरे धीरे आ रहे हैं कि वोट परसेंटेज जब डिक्लेयर हो गया, चुनाव आयोग ने बताया कि 68% के करीब मतदान हुआ, तो उस दिन खास सीटों पर जितने वोट थे उतने ही वोट गिनती के समय में नहीं दिख रहे हैं। कई सीटों पर बड़ी ज्यादा टर्म जो पिछले चुनावों में सवाल उठ, कांग्रेस ने तो 20 सीटों का पूरा आंकड़ा भी दिया है, उसका मैं अध्ययन नहीं कर सका हूं, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। तो ये चुनाव दो ही बातें हो सकती, अगर चुनाव चमत्कारिक है, विस्मयकारी है, क्वेश्चनेबल है, तो फिर बाकी बातें तो वैसे ही हो जाएंगी कि सुबह में जब 74 सीट पर कांग्रेस दिख रही थी और बीजेपी 10 पर, तो सभी चैनल्स में एंकर से लेके पत्रकार तक सब लोग बोल रहे थे कि बीजेपी की क्या गलतियां हैं और मोदी चूक गए और तमाम बातें। और आज जब कांग्रेस हार गई है तो अब उनकी यहाँ पे प्रेम कुमार जी, गुटबाजी है। गुटबाजी कब नहीं थी? जी जी नहीं प्रेम कुमार जी, ये तो स्वाभाविक है। जब स्क्रीन पे रिजल्ट दिख रहा होगा जिसके फेवर में, जो रिजल्ट दिख रहा होगा किसी के फेवर में किसी के एंटी में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, पत्रकार करेंगे, एंकर, तो इसमें कोई विस्मयकारी होने की बात नहीं है। रही बात, आपने कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ गए लेकिन सीट घट गए, तो आप देखिए कि जिस तरह का पोलराइजेशन हुआ, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि 1987 के बाद पहली बार इस तरह का पोलराइजेशन हुआ। जब पोलराइजेशन होता है तो जाहिर तौर वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब सीट में कन्वर्जन नहीं होता। इस पे मैं चर्चा करूंगा, कई सारे मेहमान हैं, लेकिन आपने अच्छा कि ये मुद्दा उठा लिया। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। अजय जी, चूंकि रिजल्ट आए अब 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, कांग्रेस के आलाकमान ने बैठकें भी की हैं, आप लोगों ने अंदर भी मंथन किया होगा, कोई एक या दो फैक्टर आपको निकल कर आया जो इस जीत के लिए जिम्मेदार हो? ईवीएम का फैक्टर ना कहें तो ज़्यादा अच्छा हो, चूंकि ईवीएम वाले दलील को शायद पार्टी भी अब थोड़ा सा बैक बर्नर पर डाल चुकी है। लक्ष्मण जी, पहले तो आपको और आपके सभी साथियों को, दर्शकों को नमस्कार। हरियाणा की जीत और हरियाणा की हार पे जो प्रश्न जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीनों से आपके सभी पैनल के साथी यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग मुझे लगता है आप भी, और आपके चैनल में भी मैंने सदैव देखा हरियाणा में एक ही लहर है, और वो लहर है पहलवानों पर जिस तरह से लाठियां चार्ज हुई थी, जिस तरह से पहलवान बेटियों को घसीटा गया था, भाजपा के विरुद्ध एक जन आक्रोश था,
किसानों पर जिस तरह से लाठियां चार्ज की गई, जिस तरह किसानों की हत्याएं हुई, जिस तरह उनके कानून को नहीं लागू किया गया, किसानों में एक बड़ा आक्रोश था भाजपा के सरकार को खत्म करने के लिए। बेरोजगारी चरम पर है हरियाणा में आज भी, और इन मुद्दों पर जो है कांग्रेस पार्टी ने, इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच हम गए और जनता का अपार जन समर्थन हमारे कांग्रेस के कार्यक्रमों को देखिए, जो भी हम रैलियां कर रहे थे सब में दिखी। जहां तक सर्वे की बात है, हालांकि सर्वे हम लोग भी नहीं मानते हैं, पर यह भी सच है कि सर्वे के जितने रिपोर्ट थे शायद एक भी ऐसा कोई सर्वे नहीं रहा होगा इस देश में जो कांग्रेस के पक्ष में ना हो और जो भाजपा के पक्ष में हो। यहां तक कि भाजपा के भी बहुत सारे साथी जो भाजपाई हैं वो भी निराश हताश होकर के घूम रहे थे, और सबने देखा कैसे 75 से ज्यादा प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ी। यहां तक कि अंतिम चरण में तो उनके वरिष्ठ पूर्व सांसद जो उनके साथ गए थे फिर हमारे पास आ गए, और कई नेताओं ने तो यहां तक कि आंसू भी बहाए। जो शर्मा जी हैं, इतने पुराने नेता हैं, उनके साथ क्या बीज साहब के साथ क्या बीत रही थी, और सबने देखा ये भी कि 9 मंत्री हार गए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में लाता है कि जब इतने प्रतिकूल माहौल है, यहां तक कि चीफ मिनिस्टर को बदले आप और 9-11 में 9 मंत्री आपके हार गए, फिर इस तरह के मिरेकल, इस तरह के आश्चर्यचकित अप्रत्याशित रिजल्ट कैसे आ गया? ये प्रश्न के दायरे में इसलिए है क्योंकि तथ्यात्मक दृष्टिकोण से हमने 11 बजे से शिकायतें करना शुरू कर दी। उस समय हम जीत रहे थे, तब शिकायत करना हम लोगों ने शुरू की थी। मैं खुद वहां पे उस शिकायतकर्ताओं के बीच में था और हम लोगों ने वो रिपोर्ट देखी चैनल के माध्यम से, और 7-8 कंस्टिट्यूएंसी का ऐसा हाल था 3 जिले में जहां पे प्रतिकूल प्रतिक्रिया थी, कांग्रेस के विरुद्ध में एक साजिश चल रही थी। चुनाव आयोग को हमने शिकायत की और उस शिकायत के पूरे आपके भी पब्लिक डोमेन में भी आ गए हैं। 20 कंस्टिट्यूएंसी पर इस तरह के प्रहार किए गए, इसलिए चुनाव आयोग को हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रश्न के दायरे में लाया है। और ईवीएम में जिस तरह से 99% आया है बैटरी चार्ज, ये अपने आप में तो आपका कहना है कि अब दूसरी बात 10 सेकंड लक्ष्मण जी, अजय जी, तो आपका कहना जरूर है जी जी लक्ष्मण जी 10 सेकंड, जो आपके प्रश्न है उसका भी उत्तर अनिवार्य तौर पे आपके दर्शक को मिलना चाहिए। ये बात मैं सिरे से नकारता नहीं कि हमारे यहाँ मतभेद नहीं था, मतभेद है, पब्लिक डोमेन में है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कौन सी पार्टी है जिसमें मतभेद नहीं था चुनाव में, या नहीं रहता है, या नहीं होता है? कहीं थोड़ी बहुत दब जाती है, कहीं आवाज आ जाती है। हरियाणा में पहली बार हुआ है कि भाजपा में सबसे ज्यादा मतभेद पब्लिक डोमेन में आया, सतह पर आया। इससे पहले वो लोग दबा भी लेते थे। अब ये भी कहना मैं चाहूंगा कि हमारे संगठन की बात, तो संगठन में एक से एक नेता, हम खुद 3 महीने से 6 महीने से मेरे जैसे लोग भी फील्ड में जाकर के लगे, हमने देखा कहीं से ऐसी कोई बात नहीं थी। ग्राउंड में हमारे सभी लोग संगठनकर्ता जो है, बूथ से लेकर के और जिले लेवल की जो कमेटियां थी हमारी तैयार थी, और हम लोग ईमानदारी से मेहनत करके चुनाव प्रचार से लेकर के चुनाव प्रबंधन तक, बूथ मैनेजमेंट में मैं खुद काम करता हूं। मैंने स्वयं देखा कि हमारे सभी साथी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ काम कर रहे थे। जाति और धर्म की बात यदि की जाए, यही तो मुझे अजय जी आश्चर्य है, यही सबके लिए आश्चर्य है, कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ आश्चर्य नहीं है। नहीं, आश्चर्य की बात यही है कि बिल्कुल कि पहलवानों का आंदोलन जो पूरी तरह से ऐसे नैरेटिव बना के सरकार के, मौजूदा सरकार भाजपा के खिलाफ जा रही है, किसान आंदोलन भाजपा के खिलाफ जा रही है, वहां पे सबसे ज्यादा अग्निवीर स्कीम की आलोचना की बात उठने लगी। इन सब के बावजूद, इतने सारे फैक्टर होने के बावजूद कांग्रेस जीत नहीं पाती, इसीलिए आश्चर्य होता है। इसीलिए हम लोग इस शो को कर रहे हैं। इस शो को करने का मकसद यही है कि हम लोग इसके तह तक जाएं और जाने कि आखिर आगे क्या करना। आपसे मैं अजय जी आपके पास आऊंगा। हमारे पास आशुतोष जी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, उनसे पूछता हूँ। आशुतोष जी, आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता का, तो इनका तो आधा से ज्यादा ब्लेम जो इनकी बातचीत से लग रहा है कि ईवीएम पे चला गया। कुछ संगठन में गड़बड़ियां हैं, उसको स्वीकार जरूर कर रहे हैं, और वो हर चुनाव से पहले हर पार्टी में होती है, ऐसा वो बता रहे हैं। आप सहमत हैं इनसे? देखिए लक्ष्मण जी, ईवीएम को लेके मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। सबूत आएगा तो उसके बारे चर्चा करेंगे, लेकिन जब तक वो सबूत नहीं आते तब तक तो जो मौजूदा स्थिति है उसी पर चर्चा होगी और उसी पर उसका विश्लेषण होगा। बिल्कुल, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना यह है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक रूप से आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। अब ये 1 हफ्ते पहले ये फैसला किया, 1 दिन पहले ये फैसला किया, या 10 दिन पहले फैसला किया, ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। क्योंकि जिस राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था, इसके पहले मध्य प्रदेश से खबरें आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी वहां भारी बहुमत से जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी हार गई वहां पे।
छत्तीसगढ़ में खबर आ रही थी, यहां तक कि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है, कांग्रेस पार्टी वहां भी हार गई। पंजाब में तो सबने देखा किस तरीके से जीता हुआ मैच कांग्रेस पार्टी हार के आ गई, उत्तराखंड में भी यही हुआ। तो जब हरियाणा से भी खबरें आ रही थी तब भी मेरे मन के अंदर यही संदेश था कि ऐसा ना हो कांग्रेस पार्टी जीत के मुहाने से हार को खींच कर ले आए, और एग्जैक्टली वही हुआ। आप देखिए, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी में दो बड़े नेता और उसमें से एक शैलजा जो पिछले चुनाव के 15 दिन पहले से लगातार मुंह फुलाए बैठी हो और उनके बारे में यह खबर आ रही हो कि वो नाराज हैं, वो चुनाव लड़ना चाहती थी, पार्टी उनको चुनाव नहीं लड़ने दे रही थी, भूपेंद्र हुड्डा, और वो बयानबाजियां भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था बयानबाजी नहीं कर रही थी। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी से लोकसभा के चुनाव में आपका गठबंधन था और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा तो 47% के आसपास वोट आया। आम आदमी पार्टी को 4% और कांग्रेस पार्टी को 42% वोट मिला था। साथ साथ ये भी खबर आ रही थी कि चंद्रशेखर आजाद भी आपके साथ गठबंधन करना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतने ज्यादा, खासतौर पर लोकल यूनिट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ब्लेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए, मुलाकातें भी हुई, वो 3 सीटें चाह रहे थे, 3 सीटें नहीं दी गई। अगर वही आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ आती तो 1.8% का कम से कम इजाफा होता, और दोनों अगर साथ लड़े होते तो उससे परसेप्शन भी बनता, और बहुत सारे ऐसे जो इंडिसाइसिव वोटर्स होते वो भी थोड़ा बहुत जुड़ने की कोशिश करते, लेकिन नहीं हुआ। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है। क्या कहेंगे आशुतोष जी के जवाब पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो साफ तौर से कह रहे हैं कांग्रेस ने आत्महत्या की, मुंह से जीत को छीन के ले आए हार की तरफ। देखिए, आशुतोष जी एक वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार हैं और निश्चित तौर पे उदारतावाद, लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत बनाने में इनकी अहम भूमिका रहती है। सदैव ये क्रिटिकल होते हैं और सबके लिए क्रिटिकल होते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए भी क्रिटिकल हो तो इनका एक ये धर्म बनता है और मैं इनके धर्म को सलाम करता हूं। हाँ, ये अलग बात है कि हम भाजपाई की तरह नहीं है कि इनको आज ये हमारे साथ क्रिटिकल हो गए तो मैं इनको दूसरे दल का समर्थक बता दूं, ये कतई नहीं। इनके सारे जो सजेशन है, सारे जो शिकायतें हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति, कहीं ना कहीं इनकी जो नाराजगी है वो मैं मानता हूं कि इनके दृष्टिकोण से जो नाराजगी है वो जायज है। पर सबके बावजूद मैं ये भी बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि इस देश में कहीं ना कहीं घपला हो रहा है। मंत्र तंत्र और षड्यंत्र की राजनीति में लोकतंत्र को हत्या करने का प्रयास है। ये कांग्रेस पार्टी की सिर्फ हत्या नहीं है, लोकतंत्र के साथ भी विश्वासघात किया जा रहा है और इस पर जरूर निश्चित तौर पे इस पर एक गंभीर विचार व्यापक स्तर पर सबको करने की जरूरत है। यदि यही तंत्र और यही मंत्र चलता रहा और इसी तरह का षड्यंत्र चलता रहा तो बहुत मुश्किल है आने वाले समय में ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक प्रायोजित लोकतंत्र के रूप में भारत का लोकतंत्र न परिवर्तित हो जाए। बिल्कुल, ये दुखदाई होगा। समझ गया आपके हिसाब से तंत्र को सुधार। बिल्कुल, आप, मुझे लगता है कि तंत्र पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं उपाध्याय जी। खैर उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आशुतोष जी ने जो एक बात कही कि हुड्डा साहब को ज्यादा तरजीह दी गई, उनकी बात को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया, तो मुझे याद है जब पिछली बार कांग्रेस के नतीजे अच्छे नहीं आए थे तो ये कहा गया कि हुड्डा की बातों को बहुत ज्यादा नहीं दिया गया, उनको कमान दिया था तो कांग्रेस ज्यादा बेहतर करती। अब हुड्डा को कमान दिया गया तो कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होगा, तो हुड्डा को ब्लेम किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे है विज्ञान प्रकाश जी कि हुड्डा को ब्लेम करना कितना सही है? और अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि जब भी क्षेत्रीय नेताओं को कांग्रेस बढ़ावा देती है तो इस तरह के अंतर विरोध, अंतर कलह आपको देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ का एग्जाम्पल है, राजस्थान में अशोक गहलोत का एग्जाम्पल है और अब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा का। अभिज्ञान जी। नहीं, आशुतोष ने आत्महत्या कहा और क्लियर है, आशुतोष की बात से मैं सहमत हूं। सेल्फ गोल है कांग्रेस का। कांग्रेस की बड़ी पुरानी समस्या है, आज की नहीं है, कि कांग्रेस को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसके यहाँ पर एक जी हुजूरी, साइकोफेंसी कह लीजिए, आला कमान का जो कल्चर है जो पूरी तरह से बीजेपी में भी मौजूद है, तो कांग्रेस ने हमेशा स्ट्रगल किया है। इंदिरा गांधी के जमाने से कभी भी सिक्योर नहीं होने दिया वहां पर लोकल लीडरशिप्स को अपनी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर इस बार ये हो गई, आप देख ही सकते हैं पंजाब बगल वाले स्टेट में क्या किया कांग्रेस ने। मतलब आपने प्रियंका गांधी ने सिद्धू कॉमेडियन को आगे बढ़ा दिया और अमरिंदर सिंह को खत्म कराया। तो ऐसे आपने प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को हरवाया पंजाब में, सबके सामने ये बात है। अब आते हैं हरियाणा पर। या तो आप ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे देते। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर हूं उस बात को लेकर, जीत हो तो वो भूपेंद्र हुड्डा की थी, हार हो तो वो भूपेंद्र हुड्डा की है।
ठीक है, उनसे बड़ा चेहरा कोई कांग्रेस का वहां पे नहीं था। आपने शैलजा को घुसेड़ के जो सबसे बड़ा एडवांटेज दिया बीजेपी को कि अगर जाटों के मन में कोई संशय था कहीं पर, वो आपने बीजेपी के प्रति कंफर्म करा दिया। अब प्रमोद तिवारी जी बयान दें और फयाला बयान दें और 20 सीट पे ये हो गया वो हो गया, ईवीएम की बहस तो कान पक गए। सुनते सुनते इस देश में एक बार डिसाइड हो जाए ईवीएम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या हमें पुराने युग में जाना चाहिए जहां पर बैलेट बॉक्सेस जो है वो बंदूक की नोक पे छीन लिए जाते थे। तो एक ही बार क्लियर करे कि चुनाव जीते तो ईवीएम महान है, चुनाव हारे तो ईवीएम खराब है। ये नौटंकी बहुत हो गई पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं की, तो इस सब के प्रति तो मैं ध्यान ही नहीं देना चाहता। प्रॉब्लम है कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप अपनी स्टेट लीडरशिप से डील नहीं करना जानती और उसमें वो क्लैरिटी नहीं ला पाती। आपको शैलजा को लाना था, आप हटाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और बोलते शैलजा हमारी मुख्यमंत्री होंगी, वो ये चुनाव लड़ेंगी। अब आप जब आपकी खुद ही ये नौबत है कि आप मंच पर सार्वजनिक रैली में शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ मिलवाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि बीजेपी कहां नाच रही होगी। वो तो उस मन में तैयारी कर रही होगी कि इतना ओपन कॉन्फ्लिक्ट अगर है जो कि जनता देख रही है, छोटा राज्य है हरियाणा, इसका इतिहास है आया राम गया राम का, कौन सी साइड किसने नहीं बदली वहां पर, बड़े सालों से मैं देखता आ रहा हूं। तो जब आप खुद ये कर रहे हैं, हाथ मिलवा रहे हैं राहुल गांधी, तो फिर चुनाव क्या जीतेंगे? ये तो 10 दिन पहले आपकी स्थिति है, 15 दिन पहले आपकी स्थिति है। तो आशुतोष को पॉइंट वैलिड है कि आत्महत्या एक दिन पहले तय की, एक हफ्ता पहले तय की, आई डोंट नो, बट आज भी हकीकत यह है कि जो एमएलए जीते हैं कांग्रेस के वो मैक्सिमम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही हैं। तो आप एक तरफ तय ही नहीं कर पाए कि आपको जाना किस तरफ है। आप हर चीज का राजस्थान बना देते हैं, आप हर चीज का मध्य प्रदेश बना देते हैं, तो आप खुद ही ये करते हैं, जबकि आप अभी पॉलिटिकली अपने हाई पर है, लो पर नहीं है जैसे आप 4 महीना पहले थे। तो आप अपने हाई को, अपनी हाई टाइड को आप फ्लैट कर देते हैं। तो ये तो यूनिक एबिलिटी है ये कांग्रेस के अंदर। इसमें अभिज्ञान जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी बात रख दूँ यहाँ पे, कि आपने कहा कि हुड्डा को जब देना था तो पूरी तरह से कमान दे दिया जाता। तो मुझे लगता है कि वोटिंग के आखिरी कुछ दिनों को छोड़ दें तो कमान उनको दिया भी गया। एक मैं रिपोर्ट कहीं पढ़ रहा था कि जितने टिकट बंटवारे किए गए 72 से ज़्यादा सीटों पर उनके मनचाहे उम्मीदवार को उतारा गया। और रही बात शैलजा का लाया जाना, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जाट और जो SC हैं वो किसी तरीके से एक हो नहीं सकते थे। आप किस तरीके से उम्मीद कर बैठे कि ऐसा हो पा रहा है? ये फैक्टर कितना निभाया इस चुनाव नतीजे में, चर्चा करूंगा। लेकिन विजय त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय त्रिवेदी साहब, क्या कहेंगे? अभिज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप को ये समझ में नहीं आता है कि क्षेत्रीय नेताओं से कैसे डील किया जाए, और उसका एक बहुत बड़ा मिसाल है हरियाणा। जी, अभिज्ञान जो कह रहे हैं, आशुतोष जो कह रहे हैं, वो सब बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि हार जाना चुनाव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हारते भी हैं, जीतते भी हैं, लेकिन हारने को या हार को डिनाइल मोड में रखना वो थोड़ा खतरनाक काम है। आप हार गए और आप उसके बाद सो एक्सक्यूज दे रहे हैं। और ईवीएम पर लक्ष्मण जी, मैं समझता हूं कि ऐसा करना चाहिए कांग्रेस को। उनकी शिकायतें वाजिब हो सकती है, जो भी है चिंताएं भी हो सकती है। मुझे लगता है चुनाव नतीजों के बाद में ईवीएम पर शिकायत करने की बजाय, अभी महाराष्ट्र में और झारखंड के चुनाव अनाउंस होने वाले हैं 2-4 दिन में, 2 दिन में हो जाएंगे। कांग्रेस को, इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए कि जब तक ईवीएम का सिस्टम ठीक नहीं हो जाता हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि जिस सिस्टम पर भरोसा नहीं है उस सिस्टम में क्यों शामिल होना। तो फिर इलेक्शन कमीशन पर भी दबाव पड़ेगा, सरकार पर भी दबाव पड़ेगा कि भाई क्या करना है इसका, ईवीएम का खत्म करना है, रखना है, जो भी है। ये रोज रोज इलेक्शन नतीजों के बाद उस पर चर्चा करने का कोई, क्योंकि उससे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है कांग्रेस की, ठीक है ना। तो इसलिए ईवीएम को तो ये वन फॉर ऑल टाइम सेट कर लेना चाहिए कि भाई अब इलेक्शन हम तब लड़ेंगे जब ईवीएम ठीक हो जाएगी या सिस्टम ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा डिनाइल मोड देखिए, आप ईवीएम की चर्चा कर रहे हैं और सब बातें कर रहे हैं। अभी सब बातें की अजय जी ने, वो सब बातें ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी थी, अनिल विज की नाराजगी थी, राव इंद्रजीत सिंह थे, फलाना थे, ढिकाने थे, मुख्यमंत्री बदला, ये सब था, पहलवानों की नाराजगी थी, किसानों की नाराजगी थी। तो भाई साहब, इतनी सब नाराजगी, इतनी सब बातें जो बिल्कुल सही हो सकती हैं, उसके बाद भी आप नहीं जीते, तो ये तो और ज्यादा गंभीर विषय है ना।
ये तो ज़्यादा परेशानी करने वाला विषय है कि आप इस सब की बात भी नहीं जीत पाए। हवा भी थी आपकी, आप कह रहे हैं, माहौल भी था, सब लोग नाराज भी थे भारतीय जनता पार्टी से, उनकी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। लेकिन कांग्रेस इसमें कोई अचरज नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस के साथ ये पहली बार हुआ है क्या कि वो जीती हुई बाजी हार गई हो। कुछ कल किसी मित्र ने मुझे कहा कि वो फिल्म का जो डायलॉग है कि हारी हुई बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीती हुई बाजी को हारने वाले को कांग्रेस कहते हैं। ये मेरा कमेंट नहीं है, किसी मित्र ने, कांग्रेस के ही मित्र ने कहा था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज का अजय उपाध्याय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बातों पे। कोई बात नहीं, बोल देंगे। अजय जी हमारे मित्र हैं। अजय उपाध्याय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस, अजय जी बताएं क्या आप पहले बुलवा लीजिए उनसे। विजय जी का बड़ा सम्मान करता हूं और अजय जी बताएं, फिर विजय जी के पास चलेंगे। जी जी जी, मेरे बहुत ही अभिन्न साथी कहिए, बड़ा भाई भी मैं मानता हूं इनको। इनके विचारों से भी मैं आंशिक तौर पे सहमत होता हूं, कई बार नहीं भी होता हूं, ये चलता है, यही राजनीति प्रक्रिया में डेमोक्रेसी का फीलिंग है। आपने जो बात रखी है विजय जी, यही तो आश्चर्यजनक है। बार बार मैं यदि प्रश्न कर रहा हूं और पार्टी हमारी कर रही है कि सभी चीज प्रतिकूल है और उसके बाद भी जीत भाजपा की होती है, तो इस जीत के पीछे के मायने को शायद आप लोगों को भी दिल दिमाग बढ़ा करके सोचना होगा। कांग्रेस पार्टी की हार सिर्फ नहीं है, मैं जानता हूं इस देश में उदारवादी लोकतांत्रिक चरित्र जो है इस देश का, इस चुनाव से कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्न लगता है। किसानों के मुद्दे पर प्रश्न होता है, अग्निवीर के मुद्दों पर प्रश्न हो जाता है, बेरोजगारी के मुद्दों पर प्रश्न होता है, महिलाओं के मुद्दों पर प्रश्न होता है। यदि सारे प्रश्न के बावजूद भाजपा जीत रही है तो भाजपा के इस जीत पर भी एक बड़ा प्रश्न है। इस पीछे इसके तंत्र और षड्यंत्र की साजिश की जो आ रही है, इस पर मैं बार-बार अजय जी जो विजय त्रिवेदी जी ने सवाल उठाया उसका जवाब नहीं दे रहे। और दूसरा प्रश्न जो इन्होंने कहा है चुनाव, अजय जी आप उसका भी दूसरा प्रश्न इन्होंने कहा चुनाव छोड़ दीजिए। क्या आप सहमत हैं? यदि हमारे जैसे कांग्रेस चुनाव छोड़ नहीं दीजिए, आप चुनाव आयोग को बोलिए कि जब तक ईवीएम पे भरोसा हमें नहीं है, जब तक कि आप ईवीएम को दुरुस्त नहीं करेंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर ईवीएम हटाइए तब चुनाव लड़ेंगे। ये कहना चाह रहे हैं। चुनाव छोड़ नहीं दीजिए, लेकिन जिस ईवीएम पे भरोसा नहीं है उसके तहत आप क्यों जाते चुनाव में? मैं इसी हाइपोथेटिकल प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि मैंने मान लिया कि ये हमारी पार्टी ये कर रही है, क्या ये जो दो लोगों की सरकार इस देश में चल रही है, उसके बाद इस पैनल के कोई भी साथी आश्वस्त करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी और प्रतिपक्ष की पार्टी है लोकसभा से लेकर के और राज्यों में, वो चुनाव छोड़ देगी इस शर्त पर यदि वो चुनाव मना करेगी कि नहीं, जब तक आप ईवीएम माइनस नहीं कीजिए, उसको सुधारिए नहीं, तब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे? ये लगता है आपको कि जो तानाशाही हठधर्मी सरकार है वो किसी प्रतिपक्ष की आवाज को मानना चाहती है इस देश में? यही तो प्रश्न है यहाँ सारे हमारे साथियों के, सारे पत्रकारों के, व्यक्ति के नहीं, ये विचारों का प्रश्न है। और विचार ये है कि लोकतंत्र की संस्थाओं पर जिसने कब्जा कर रखा है, इस सवाल का जवाब तो अजय जी आपके पास खुद होता है। इस सवाल का जवाब तो आपके पास खुद है। आप लोग खुद दावे करते हैं कि हम विपक्ष सरकार पे इतने हावी हो गए हैं, जिस मुद्दे को उठाते हैं कांग्रेस सरकार उस मुद्दे को मान लेती है। तो आप ही का मुद्दा है, अगर आप ईवीएम को उठाएंगे तो जो आपके ही दावे पे जाए। लक्ष्मण जी पिछले 4 महीने में निश्चित तौर पे बहुत सारे मुद्दे जो थे जनता के, उनको हमने प्रयास किया कि लोकतांत्रिक तरीके से उस पर प्रश्न लगाए जाए, और गंभीर प्रश्न हुए और शायद उस पर बैक भी हुआ है, सरकार हुई भी है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि छोड़ दिया जाए और बांग्लादेश बन जाए ये देश लोकतंत्र? जिस तरह बांग्लादेश में पार्टियां छोड़ी उसके बाद भी सरकार वहां चलती रही, जिसका नतीजा पूरा देश देखा। हाँ, इस पर जरूर एक मंथन हम करेंगे कि क्या चुनाव आयोग का ये प्रश्न जो हमने दिया है कल और आने वाले समय में और तथ्यों के साथ हम प्रस्तुत कर रहे हैं, चुनाव आयोग यदि पारदर्शिता के साथ इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से नहीं देती है, तो चुनाव आयोग जिस तरह बंधक बनाने का प्रयास इस देश की सरकार कर रही है, उसके लिए हमको कोई ना कोई तकनीक जरूर अपनानी पड़ेगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ईवीएम से आगे बढ़ते हैं, चूंकि पूरी चर्चा फिर ईवीएम तक रहेगी। आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊंगा कि क्या कांग्रेस को इस बात का भरोसा नहीं था कि जिस जाट वोट के सहारे हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एंटी जाट वोट इतना ज्यादा पोलराइज हो जाएगा?
चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, इसमें बिल्कुल नया नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे तो वो यादवों के खिलाफ दूसरी ओबीसी जातियों को पोलराइज करने की कोशिश करती है, दलितों में जाटों के खिलाफ पोलराइज करने की कोशिश करती है। इसी रणनीति पर वो हरियाणा के अंदर भी उन्होंने जाटों के खिलाफ पोलराइज करने की कोशिश की और जाटशाही का बाकायदा बात कही गई। महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है भाई, एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में उतर रही है तो वो भी अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों को लेकर अलर्ट क्यों नहीं थी, ये एक बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी को इस पर सोचना चाहिए था कि जिस चुनाव को सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव जीतेगी और हो सकता है उसका जीत का आंकड़ा 60 के आसपास पहुंच जाए, वो कांग्रेस पार्टी क्यों चुनाव हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी जीता हुआ चुनाव, हारा हुआ चुनाव क्यों जीत जाती है। अभी आज CSDS का पोस्ट पोल सर्वे आया हुआ है। उस पोस्ट पोल सर्वे को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि बड़े पैमाने पर या अहिरवाल इलाके में यादवों ने, करीब 62% यादवों ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करते हैं और अदर ओबीसी यादव तबका जो है वो उसी हरियाणा के अंदर वो बीजेपी को वोट करता है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा ना भाई। बीजेपी अगर कोई किसी रणनीति पर काम करे तो हम उसके लिए बीजेपी को फॉल्ट नहीं कर सकते, बीजेपी को दोष नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जब आप ओबीसी की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं और लंबी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, 50% से ज्यादा की जो सीलिंग रिजर्वेशन उसको तोड़ने की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात करते हैं, तब वो ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो जाती कि बीजेपी फायदा उठा के चली जाती है। ये तो सोचना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी। और अगर इस पर नहीं सोचे, मैंने फिर आपसे कहा। अभिज्ञान प्रकाश जी, जी प्लीज। अभिज्ञान प्रकाश जी, आशुतोष जी ने जैसा कहा कि इस पे दरअसल ये हर पार्टी करती है, पोलराइज करती है और बीजेपी इसके लिए जाने जाते हैं, बीजेपी ने किया। इसका अंदाजा कांग्रेस को क्यों नहीं था? एक तरफ जाट, बाकी तरफ 35 अलग अलग जातियां, उनको एकजुट करना आसान काम नहीं था, लेकिन वहां पे भाजपा सफल हो जा रही है। एक जात को अपने साथ रख पाना मुश्किल होता जा रहा है कांग्रेस के लिए। हाँ, तो जो पॉइंट्स रखे हैं आशुतोष ने, विजय ने, बिल्कुल वैलिड है। मतलब मेरे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है जब इस तरह के कार्यक्रमों में हम बैठते हैं और अच्छे जर्नलिस्ट बैठते हैं, बौद्धिक लोग बैठते हैं, बात होती है कि जो बातें हम कर रहे हैं ये क्या करते हैं पार्टी वाले है, इन लोगों ये बैठकों में करते क्या है, समोसा चाय के अलावा क्या करते हैं, या एक दूसरे को निपटाने के अलावा क्या करते हैं? ये ऑब्वियस बातें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। जो पॉइंट्स विजय रख रहे हैं, आशुतोष रख, ये ऑब्वियस है। हम जब चर्चा कर रहे हैं तो उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। बीजेपी पोलराइज कब से कर रही है चुनाव? जब से पैदा हुई है तब से चुनाव पोलराइज कर रही है, जनसंघ के जमाने से पोलराइज कर रही है। ये आज की कहानी, हमारे आपके पैदा होने से पहले से पोलराइज कर रही है चुनाव। उसकी वो राजनीति है, उस पर वो आधारित है। तो ये सब बातें आप अब करें कि आप हरियाणा का चुनाव हार गए, तो मतलब बड़ा हास्यास्पद हो जाता है ना। तो ये ऑब्वियस फैक्टर्स है कि ठीक है, आप जाट डोमिनेशन से एक इलेक्शन को विन करना चाहते हैं तो आप दूसरी साइड की तरफ नहीं देखेंगे। उधर भी आप लीडरशिप का कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, शैलजा का फेस रख के। तो होता क्या है कि आप टोटलिटेरियन स्ट्रैटेजी में कंफ्यूज हो जाते हैं और बीजेपी तुरंत उसका फायदा ले लेती है। उसको पता है कि यहां पर इनका कंफ्यूजन हुआ, वो अपने कंसोलिडेशन पे काम करने लगती है, क्योंकि उसका वो तौर तरीका है। रणनीति के तौर पर ये आशुतोष का पॉइंट बहुत सही है कि आप वो रणनीति अगर बना रहे तो उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसको काउंटर करिए ना, फिर आप राजनीति में क्यों है? उनकी रणनीति की आलोचना करने के लिए नहीं है। अजय जी जो कांग्रेस की तरफ से बैठे हुए हैं, मैं इनकी दलीलें सुन के मुझे काफी हंसी आ रही थी कुछ पॉइंट्स पर इनके। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये सारी पुरानी बातें, कांग्रेस वहां सरकार बना चुकी है, वही पॉकेट्स है। मैं 98 से हरियाणा को इलेक्शंस को देख रहा हूं, बहुत कवर किया हरियाणा, वही लोग हैं, वही पॉकेट्स है, वही बेल्ट है, वही डिनोमिनेशंस है, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ है। 10 साल अब बीजेपी वहां पर पावर में रह चुकी थी, अब 5 साल उसका समय और है, सीटें भी उसकी बढ़ गई हैं। तो ये सब चीज से कांग्रेस अवगत है, पूरी तरह से वो जानती है। तो फिर उसने कौन सी रणनीति लगाई? मैंने हुडा वाला पॉइंट इसलिए रखा था और मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। उपाध्याय जी बहुत देर से इशारा कर रहे हैं कि मैं भी यहाँ पर जोड़ना चाहता हूं। अजय उपाध्याय जी, एक तरफ हुडा कैंप, रणदीप सुरजेवाला कैंप, कुमारी शैलजा कैंप, ये चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते गए काफी ज्यादा ये सारी चीजें मतभेद उभर कर सामने आते गए, तब भी कांग्रेस सचेत नहीं हुई।
देखिए, पहली बात कि दोनों वरिष्ठ लोग हैं और उन लोगों के सामने सही बात है, दोनों का विश्लेषण, चाहे वो अभिज्ञान जी हो या आशुतोष जी हो, इन दोनों के विश्लेषण से मैं पहले से भी बहुत हो रहता हूं इनके साथ। सच्चाई इनको भी समझना है कि यदि मान लिया कि हमारी आंकड़े कम बेस थे, तो 39% जो वोट आया है, क्या एक जाति ने दे दिया है? हरियाणा में कौन सी जाति है जो 39% वोट की कैपेसिटी रखती है, पोलिंग पर कैपेसिटी? कांग्रेस को। मैं इसी आंकड़े को मानता हूं, छोड़िए पुराने आंकड़े को, तथ्यों पर ही बात कर ली जाए तो इसमें और भी जातियां और भी धर्म के लोग होंगे। हाँ, हम ठीक है कि हम पोलराइजेशन की राजनीति नहीं कर सकते, खुला धर्म और जाति का राजनीति जो लोग भाजपा कर रही है, यदि ये करेंगे तो हम में और भाजपा में क्या अंतर रहेगा? फिर तो हम उसी चरित्र के लोग हो जाएंगे। तो पहली बात तो यहाँ मुझे लगता है कि कई बार रोष है कांग्रेस के हारने का और इस स्थिति में, पर यह भी सच है कि हमारी जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर है। अब बात आती है कि जो सभी लोग जा रहे थे और सर्वे से लेकर हर रिपोर्ट फेवर में कांग्रेस को कह रही थी, तो क्या ऐसे ही कह रही थी या हमारी पार्टी का पिछले 6 साल महीने का 6 साल भर का जो है कहीं ना कहीं वहां पे ग्राउंड में काम था, हमारे लोगों का मेहनत था, हमारे कार्यकर्ताओं की वहां पे मजदूरी की हुई ग्रास रूट पर काम थे, तभी तो जहां आप लोग जाते थे आप सबको सर्वे में मिलता था कि कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस हवा में थोड़ी जीत रही थी, कांग्रेस को काम किया हुआ लोग मिलता था आप लोगों को, हर जगह पे, हर क्षेत्र में, हर कंस्टिट्यूएंसी में हमारे जैसे कार्यकर्ता भी थे और बड़े नेता भी वहां लगे हुए थे। कंफ्यूजन की बात जरूर अंतिम में जो बात आप लोगों ने कही है, मतभेद का जरूर हो सकता है, उसका असर हो, लेकिन कितना असर हो जाएगा? इतना असर हो जाएगा कि जो पार्टी 60+ में जीत रही थी वो 37 पर आ जाएगी, और जो 26 सारे सर्वे ने दिखाया पोल ऑफ द पोल की 26 से ज्यादा नहीं बढ़ रही है, वो 50 के आसपास पहुंच जाएगी। ये तो सरेआम नाटक और नौटंकी है, षड्यंत्र के पीछे ये सब माहौल बनाया जा रहा है। मैं आपकी बात को समझ गया, हार जीत अपनी जगह पे है, अब हार गए मैं आपकी बात को समझ गया है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, और हमारे पास शो के पास पर्याप्त समय है। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो मैं आपसे चर्चा आगे भी जारी रखूंगा, लेकिन अब चर्चा को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाएं, फॉरवर्ड लुकिंग जाएं। चूंकि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस इस नतीजे से कह लें या फिर यहाँ से सबक सीखते हुए क्या ऐसा कदम उठाएगी, क्या उठाना चाहिए ताकि 3 राज्यों विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म कर पाए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे क्या वजह है। अब हम लोग चर्चा इस बात पे करेंगे कि इस हार से सबक सीखते हुए आने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले चलूंगा प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम जी, अक्सर चुनाव में परसेप्शन की लड़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई होती है। हरियाणा चुनाव से पहले तक परसेप्शन जो है ये बना हुआ था कि हरियाणा तो एक तरफा होगा, महाराष्ट्र में काफ़ी टफ फाइट है, लेकिन अब हरियाणा चुनाव के नतीजे ने जैसे पलट दिया सारा कुछ। आपको लगता है कि परसेप्शन की लड़ाई में अब कांग्रेस थोड़ी सी पीछे हो गई इन बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, खासतौर से महाराष्ट्र के? जी लक्ष्मण जी, ये परसेप्शन कि कांग्रेस जीत रही है और फिर ये परसेप्शन कि कांग्रेस ने आत्महत्या कर ली, ये क्या है परसेप्शन? या तो आप मानिए मत कि जीत रही थी कांग्रेस, अगर जीत रही थी तो फिर हारी कैसे? आप मान रहे हैं कि जीत रही थी और फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस लीडरशिप को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए कह के दरअसल हत्या की जा रही है। तो परसेप्शन की बात है। परसेप्शन से हम शुरू करते हैं महाराष्ट्र में। अभी तो परसेप्शन बनना है। आप मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन नहीं जीत रहा है, ऐसा परसेप्शन क्या हमारे मानने से, ये बना देने से बन जाएगा क्या? परसेप्शन जनता के रिएक्शन से बनता है, माहौल जनता के रिएक्शन से बनता है। और हरियाणा में जो 11% का जंप मिला कांग्रेस को, ये परसेप्शन था जिस वजह से कांग्रेस जीत रही है। ये माहौल बना था। एक जैसी परिस्थिति भाई जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को हराना है वाला भाव था, सारे छोटे छोटे दल खत्म हो गए। हरियाणा में भी सारे छोटे छोटे दल खत्म हो गए, बीजेपी को हराने वाला माहौल था, तभी 11% जंप मिला कांग्रेस को। फिर भी जो चमत्कारिक और विस्मयकारी परिणाम आए, भाई
हमने सुना अभिज्ञान जी कह रहे थे कि ईवीएम पर बोलने से मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है उनको। भाई कांग्रेस का ईवीएम का सवाल थोड़े है, एक पार्टी का सवाल है क्या? आपको चिंता नहीं होती क्या कि ईवीएम पर या क्रेडिबिलिटी पर चुनाव आयोग के सबको सोचा जाना चाहिए? हम एक वोटर के तौर पर हम चिंता न करें कि कैसे ईवीएम 19% या उससे ज्यादा चार्ज हो जा रहा है, इसका सवाल हम छोड़ दें क्या? हम वोटर हैं, वोटर के तौर वोटर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। ये कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है और पूरे डेमोक्रेसी का सवाल है। तो इस सवाल को जिंदा रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। इस सवाल को खारिज करके आंख मूंद लेना ये कांग्रेस का सवाल मानेंगे तो हम ऐसा ही करें। ये लेकिन आगे जो चुनाव है, आगे चुनाव में इस सवाल को जिंदा रखना पड़ेगा। जी कुछ बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? ठीक है, आपके हिसाब से परसेप्शन बनाने के लिए इन सवालों को जिंदा रखना पड़ेगा। विजय त्रिवेदी जी, अगर तुलना करें, वोट परसेंटेज का ही शेयर करें, तो लोकसभा को चुनाव के नतीजे को एक आधार माना जा रहा था हरियाणा चुनाव में, चाहे आप महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए तो जो गिरावट आया वोट शेयर में वो काफ़ी कम था भाजपा का, करीब 1.7% गिरा था जो मैं पढ़ रहा था। तो अब आपको लगता है कि हरियाणा चुनाव के बाद, नतीजे के बाद महाराष्ट्र में अलग अलग मोर्चे पे चुनौतियां रहेंगी कांग्रेस के लिए? एक परसेप्शन की बात मैंने की, एक सहयोगी दलों के को ज़्यादा बेहतर से तालमेल कर पाना, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के, ये सब एक चुनौतियां बढ़ गई। अब जाहिर है ये तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि जिस दिन नतीजे आए उस दिन समाजवादी पार्टी ने जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में, उसने 6 में उम्मीदवार घोषित कर दिए। ये क्या चुनौती नहीं है? उद्धव ठाकरे साहब ने, शिवसेना ने वहां पर महाराष्ट्र में कहा है कि हम तो अपने लिस्ट जो है वो जल्दी डिक्लेयर करने वाले हैं, भारतीय कांग्रेस को तय करना है तो वो जल्दी तय कर ले। कांग्रेस को उन्होंने चेतावनी भी दी एक तरह से कि भाई उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर नेता घोषित कर दें, उम्मीदवार घोषित कर दें या तय करें कि क्या करना है। तो ये चुनौतियां तो वहां पर बनने ही वाली हैं। एक सवाल आपने किया कि भाई क्या सबक सीख रही है कांग्रेस? तो कांग्रेस सबक सीखती है क्या? कांग्रेस सबक सीखती तो ए.के. एंटोनी की रिपोर्ट से सबक सीखा है कांग्रेस ने। 2019 के चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी ने उस समय कहा था कि हमारे यहाँ पार्टी के लीडर्स के पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा रहे पार्टी से, उससे सबक सीखा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो जीत रहे थे वो पार्टी हार गई वहाँ पर, उससे सबक सीखा है कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ ने अखिलेश कहा और कांग्रेस हार गई बाजी, उससे सबक सीखा है। या कांग्रेस राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ 5 साल तक लड़ाई लड़ती रही, जो भी करती रही, उससे सबक सीखा है क्या? तो जब तक आप सबक सीखना, मैंने कहा ना सबक सीखने से पहले, इसलिए मैंने कहा कि आप यदि डिनायल मोड में रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपने सुना अभी रिजल्ट पर आप और आशुतोष और अभिज्ञान या विजय त्रिवेदी कहाँ इंपॉर्टेंट है? फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा कि पार्टी अंदरूनी झगड़ों की वजह से आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि अहंकार की वजह से हारी है। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने क्या कहा कि वहां पर कोई किसी की सुनवाई नहीं होने वाली है, गुटबाजी इतनी ज्यादा है। ये तो उनके सहयोगी हैं ना, उनके दोस्त हैं, वो कह रहे हैं। और उनको छोड़िए, आज कैप्टन अजय यादव ने क्या कहा है, ओबीसी चेयरमैन है, ओबीसी प्रकोष्ठ के चेयरमैन है कांग्रेस के, वो क्या कह रहे हैं। असंध से जो कैंडिडेट है वो क्या कह रहे हैं। एक और दूसरे कैंडिडेट हारे हैं, उनका क्या राय है। शैलजा जी की क्या राय है। और खुद राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि पार्टी में लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो ज्यादा रहे। तो एक मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है अभी कि कांग्रेस को लीडरशिप, हाईकमान की चर्चा हुई, लेकिन यहाँ तो हाईकमान की सुन कौन रहा है? क्या भूपेंद्र हुड्डा जी ने हाईकमान यानी राहुल गांधी जी की बात सुनी कि उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ जाइए, नहीं गए। उन्होंने कहा था शैलजा जी के साथ हाथ मिलाइए, नहीं मिलाया। क्या शैलजा जी ने बात सुनी राहुल गांधी की कि भाई अभी ये झगड़े छोड़िए, चुनाव को ठीक से लड़िए? तो कहाँ पर कौन बात सुन रहा है? सवाल ये है ना कि लीडरशिप की बात ही नहीं सुन रहे। हाईकमान आप कह रहे हैं, लेकिन हाईकमान तो प्रभु खुद ही लेकिन ये स्थिति विजय जी पीछे पड़ा हुआ कि वो बात हो रही है। विजय जी ये यहाँ तो एक भूपेंद्र हुड्डा जी थे, एक शैलजा जी थी, लेकिन महाराष्ट्र में तो ऐसे कई सारे क्षेत्रीय नेता हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। आशुतोष जी, वहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप अपनी भूमिका कैसे निभा पाएगा? जो कि महाराष्ट्र में तो स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाएगी ऐसे, जिस वजह का जिक्र विजय त्रिवेदी जी कर रहे थे। देखिए लक्ष्मण जी, इसके 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। एक तो इंटरप्रिटेशन ये कि आपको याद होगा जब दिसंबर 2023 में कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में चुनाव हारी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़।
तब सब लोगों ने कहा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव अब तो केक वॉक है, तो नरेंद्र मोदी जी को तो कोई रोक ही नहीं सकता, और 300-350 से कम सीटें तो आएंगी नहीं, और नारा ये हो गया कि 400 के पार। क्या हुआ? 240 पे भारतीय जनता पार्टी आके टिक गई। तो हर चुनाव दूसरे चुनाव से बिल्कुल फर्क होता है, ये अपने आप में एक सबक है। तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी हार गई, जीता हुआ चुनाव हार गई, इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जीता हुआ चुनाव हार जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि हरियाणा की हार के बाद अब कम से कम लोकल यूनिट को यह बात समझ में आ गई होगी कि भाई अगर आपस में लड़ते रहे, गठबंधन ठीक से नहीं किया, एक दूसरे की टांग खींचते रहे, तो फिर हरियाणा महाराष्ट्र भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी नटबोल्ट की टाइट होगी, और आलाकमान भी, जी आलाकमान भी इसमें उसको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा, एक चीज मैं जोड़ूंगा, आप शायद इससे सहमत भी होंगे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन बहुत कम समय में अपने आप को उसने सुधारा और उसका नतीजा आपको सामने दिखा। लेकिन इतने कम समय में कोर्स करेक्शन क्या कांग्रेस करेगी? अभिज्ञान जी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, तजुर्बे के आधार पर बता रहा हूं, मैं 20 साल से ज्यादा मुंबई रहा हूं, महाराष्ट्र को जानता हूं, और आज की जो स्थिति है, लगातार संपर्क में रहता हूं वहां के लोगों से, मुंबई पसंदीदा शहर है मेरा। आज की स्थिति में कांग्रेस कैन एक्चुअली डू वेल इन महाराष्ट्र, ये मैं अभी से कह रहा हूं आपको। और विपक्ष जो है वो स्वाभाविक तौर पर अगर एकजुट हो, टैक्टिकली मूव करे, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन बुद्धिमानी से करे, अहंकारों को बीच में नहीं लाए, तो बहुत अच्छी टैक्टिकल पोजीशन ले सकता है। आशुतोष जो बेसिक बात कह रहे हैं वो यथार्थ है, बिल्कुल सही है कि हर चुनाव अलग अलग हो सकता है। इसीलिए ये चर्चा में आपके शुरुआत से कहा गया कि कैसे आप खुद से अपना नुकसान करते हैं। किसी सज्जन ने कहा कि साहब क्यों ईवीएम पे हम बहस नहीं करें? अरे बिल्कुल करिए बहस, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि कोई सोल्यूशन की तरफ तो वो बहस जाए ना, आरोप की तरफ नहीं जाए। सिमिलरली कांग्रेस को अगर कोर्स करेक्शन करना है तो इससे बड़ा हार का उनको एग्जाम्पल नहीं मिल सकता था जो हरियाणा में मिला है। वो अपनी पोजीशन को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी 20 सेकंड में आपको बात बताऊं, मैं एक लड़के को जानता हूं, अब तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गया, वो मतलब जज्बाती कार्यकर्ता है कांग्रेस का महाराष्ट्र में, मुंबई का लड़का है। 3 दिन पहले उसका हमको फोन आया और उसने कहा कि सर बताइए हमारे जैसे लोग क्या करें, अभी तक हमारी पार्टी में यही नहीं तय हो पाया कि हमारे जैसे लोग क्या करेंगे इस चुनाव में। तो ये सब चीजें तो कांग्रेस एड्रेस करेगी ना, आपके शो में हम या बाकी लोग बैठ कर नहीं एड्रेस कर सकते। तो कांग्रेस है अच्छी पोजीशन में, उसको खुद ही शायद समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो इन्हीं गलतियों को रिपीट करेगी, जैसे विजय ने कहा कि सबक सीखने को तैयार नहीं है, डिनायल मोड में है, तो आप महाराष्ट्र में भी इस स्थिति में आ जाएंगे। भाई बाकी पार्टियां आपके लिए वेट नहीं करेंगी ना। अगर उनको लग रहा है कि अपने अपने पॉकेट्स में, अपनी अपनी बेल्ट्स में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं विपक्ष के तौर पर बीजेपी के गठबंधन के खिलाफ, तो वो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वो अपनी तैयारी करेंगे, वो आपका इंतजार नहीं करेंगे ना आपके कंफ्यूजन क्लियर होने का। यही तो मेन मसला है कांग्रेस को कि आप हैंड्स ऑन उसको एड्रेस करिए। इसी पे मैं आ रहा हूं, यही सवाल लेके मैं अजय उपाध्याय जी के पास जा रहा हूं। अजय उपाध्याय जी, अब क्या समय आ गया है कि बगैर ज़्यादा समय गंवाए हुए जल्दी से महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाए, जल्दी से कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए, ताकि जो स्थानीय कार्यकर्ता हो उनकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो, जो अभी अभिज्ञान जी बता भी रहे थे। और एक और सवाल साथ में जोड़ूंगा कि अब हरियाणा चुनाव के बाद आपको लगता है कि आपके सहयोगी दल, महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल, थोड़ा ज़्यादा आप पे बार्गेनिंग पावर के साथ आएंगे आपके पास, वहां पे आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो सभी यहाँ शुद्धि पत्रकार हैं और आप सब लोगों ने जो भी मंथन इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से किया है पार्टी के लिए, मैं मानता हूं कि आलोचना में भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। और मैं पार्टी के लीडरशिप भी आपके इस कार्यक्रम को देखती है और हम लोग भी इस पर मंथन चिंतन जरूर करेंगे, ऊपर बात पहुंचाएंगे कि भाई ये करेक्शन जो आपके वैलिड जो सवाल हैं और वैलिड जो आपके कंसर्न है, वो कंसर्न एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने के नाते और
लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो पार्टी आवाज उठा रही है सड़क से संसद तक, उसको निश्चित तौर पे आप जैसे शुद्धि पत्रकारों की आवाज को सुनना और समझना चाहिए। और हम लोग प्रयास भी करते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार इस बात को लेते हैं। हाँ, जरूर आपने जो दूसरा प्रश्न किया है कि लक्ष्मण जी की कैसे वहां अपने सहयोगी साथियों के साथ बातचीत की शीघ्र उस पर बात होगी, निश्चित तौर पे उस पर भी प्रक्रिया हमारी आज से नहीं, शुरू से चल रही है। लगभग 3-4 महीने से हमारे सारे अलग अलग बिंदुओं पर बातचीत हुई है। सभी सीनियर हमारे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, जो वहां जिनका कहीं ना कहीं टेक है, और उस पर आपसी बातचीत है। ऊपर के नेता कौन क्या कब मीडिया में बोलता है बहुत मायने नहीं रखता। शरद पवार जी ने कभी ऐसी कोई बात नहीं रखी है। उद्धव ठाकरे जी से हमारी चर्चाएं हैं, बाकी भी हमारे जो सहयोगी साथी वरिष्ठ नेता है उनसे भी बातचीत है। हाँ, दूसरी तरफ जो एक बात कही है हमारे आशुतोष जी ने, आशुतोष जी के बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि लोकसभा के चुनाव की यदि बात की जाए तो उससे पहले 3 लोक विधानसभा चुनाव में भाजपा उसमें भी कई जगह साजिश की है, यह सच्चाई है। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने काम किया था, समय दिया था, ग्राउंड में जाके बैकुंठपुर से लेकर के और बीजापुर तक मैं खुद रहा हूं वहां 4 महीने। मैंने देखा है वहां का माहौल अलग था, बट उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, तथ्य भी उसके भी आएंगे समय पर उसके बाद जो रिजल्ट आया पूरा देश देखा है। इक्वेशन समीकरण परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। महाराष्ट्र के जो इक्वेशन है, कटप्पा को वहां कोई बर्दाश्त नहीं करने की स्थिति में है, जिस तरह से पीठ में छुरा घोंपा गया है, और जिस तरह वहां पार्टियों को तोड़ने का, लोकतंत्र के साथ हत्या करने का प्रयास साजिश केंद्र के द्वारा की गई है। जनता भी इस बात से नाराज है और हमारा सकारात्मक एजेंडा चलेगा। एक बात जरूर है, हरियाणा से हम सीख लेंगे। हमारे सभी बब्बर कार्यकर्ता ग्राउंड से लेकर के और चुनाव के बूथ मैनेजमेंट से लेकर और चुनाव के रिजल्ट तक, बूथ स्ट्रांग रूम तक ईमानदारी से मेहनत करेंगे और इस हरियाणा के चुनाव का लोकतांत्रिक तरीके से बदला जो है महाराष्ट्र और झारखंड। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही अजय उपाध्याय जी। और सबसे खास बात यह रही कि आपने सहर्ष तौर पे स्वीकारा कि यहाँ पे जितने भी गणमान्य हमारे अतिथि थे जिन्होंने बातें कही, उनको हाईकमान तक पहुँचाएंगे और शायद उस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। यही एक सकारात्मक और रिसेप्टिव रवैया होना चाहिए जब आप एक देश के राजनीति के तौर पर जा रहे हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विजय त्रिवेदी, समय काफ़ी कम है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो गुटबाजी यहाँ दिखी हरियाणा में, वो गुटबाजी महाराष्ट्र में ना दिखे, कांग्रेस ज़्यादा मजबूती से दिखे वहाँ पे, इसके लिए क्या कांग्रेस हाईकमान को करना चाहिए? और साथ में भी अगर जोड़ सके कि दिल्ली में क्या करेगी? आम आदमी पार्टी तो साथ आने को तैयार दिख नहीं रही है। देखिए लक्ष्मण जी, मैं सुझाव देने लायक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि महाविकास अघाड़ी के लिए महाराष्ट्र में बहुत संभावनाएं हैं। अभी जो आज की तारीख में मुझे लग रहा है वहाँ पर बेहतर संभावनाएं, यदि उन संभावनाओं पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस शिवसेना के साथ, शरद पवार के साथ, और अभी बहुत सारे कुछ शटलिंग होने की संभावना वहाँ पर दिख रही है, उस सबको नज़र रखते हुए खासतौर से लीडरशिप, क्योंकि जैसे मुझे बताया गया, मुझे पता नहीं अजय जी उसको करेक्ट करेंगे, कि राहुल जी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए। तो क्या वो पार्टी यदि ऐसा चाहते हैं, मुझे नहीं पता है, ऐसा चाहते हैं तो कांग्रेस के जो रीजनल लीडर्स हैं उनको इस बात पर समझाया जाए। और इस पर आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना लेती है क्योंकि उसको शिवसेना को तोड़ना है। ये कोई बड़ा कम फैसला है क्या? विजय जी, आपकी बात को मैं समझ गया। हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन ये चर्चा अब जिस मोड़ पे हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पे 1-2 शो और करने की जरूरत पड़ेगी कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और CNBC आवाज़ देखते रहिए। नमस्कार।